15 अक्टूबर को 5 रूसी सैनिक नागरिकों के भेष में पक्रोव्स्क शहर में घुसे। पुतिन के बिना वजह के आक्रमण से पहले यह शहर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र था, जिसकी आबादी 80,000 से भी ज्यादा थी। रूसी गोलाबारी के वर्षों बाद अब यहाँ 1,000 से कम नागरिक बचे हैं। इनमें से ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस शहर में बिताया है और निकाले जाने से इनकार कर दिया। इसी कारण यूक्रेनी ड्रोन यूनिट्स को नागरिक कपड़ों वालों को नुकसान न पहुंचाने का आदेश है, जब तक उन्हें पूरी तरह यकीन न हो कि वह रूसी सैनिक है। खैर, रूस इसका फायदा उठा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से 3 से 5 के समूह में रूसी सैनिक शहर में नागरिकों के भेष में घुसते हैं, अपने हथियार कपड़ों के नीचे छुपाकर रखते हैं। 15 तारीख को एक समूह शहर के केंद्र पहुंचा। यहां उन्होंने 3 नागरिकों को पाया और उन सभी पर गोली चला दी, जिसमें 2 की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। रूसियों के लिए दुर्भाग्यवश एक यूक्रेनी टोही ड्रोन ने सब कुछ वीडियो में कैद कर लिया। इसी वजह से रूसी सैनिकों ने हत्या के बाद जल्दी से पास के रेलवे स्टेशन में छिपने का फैसला किया। लेकिन यूक्रेन किसी को बंदी नहीं बना रहा था। आगे जो हुआ वो ये है। लेकिन रूसी अपराधियों के लिए कर्म अभी पूरा नहीं हुआ था। जहां यूक्रेनी ड्रोन फ्रंट लाइन पर न्याय कर रहे थे, वहीं यूक्रेनी एजेंट रूस के अंदर गहराई में एक साहसी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। वे साइबेरिया के किमुरियो ओब्लास्ट में थे। यह एक विरल आबादी वाला क्षेत्र है जो कोयले और रेलवे लाइनों से समृद्ध है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो छुपकर रहना चाहता है, यह एक आदर्श वातावरण है। अफवाह है कि पुतिन साइबेरिया में छुपने की जगह रखते हैं। अगर यूक्रेनी ड्रोन क्रेमलिन के पास आ जाएं। इस जगह में एक साधारण ऑफिस है, जिसे पुतिन वीडियो मीटिंग्स के लिए उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं पुतिन जिन ऑफिसों में रहते हैं उनमें खिड़की नहीं होती? शायद आपने ये पहले देखा होगा। ये मजाक जैसा लगता है, लेकिन मैं इसमें मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जानबूझकर ऐसे ही बनाया गया है, क्योंकि देखिए, महान रूस में खिड़कियां रूसी अमीरों के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक हैं। खैर, पुतिन की तरह ही रूसी अधिकारी भी साइबेरिया का इस्तेमाल यूक्रेनी न्याय के हाथों से बचने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं न्याय के हाथ लंबे होते हैं। हाल ही में यूक्रेनी रक्षा खुफिया हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूक्रेनियन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने एक रूसी अधिकारी की पहचान की, जिसका नाम विन्यामिन माजुरिन है। यह अधिकारी कुछ समय से यहाँ छुपा था। देखिए, वह उस काफिले का हिस्सा था जो मार्च 2022 में कीव के बाहर फंसा हुआ था। उस समय रूसी सेनाओं ने कीव ओब्लास्ट में बुका, इरपिन और होस्टोमेल पर कई बार कब्जा किया, जो राजधानी पर कब्जा करने की उनकी असफल कोशिश का हिस्सा था। इन शहरों में रहते हुए रूसी सैनिकों ने आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। कई बार पुरुषों को घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया और फिर उनकी पीठ में गोली मार दी। बाद में यूक्रेनी अधिकारियों ने वास्तव में सार्वजनिक स्थानों पर हाथ बंधे हुए शव पाए। आवासीय इलाकों में यातना, जबरन गायब करना, लूटपाट और अंधाधुंध हथियारों के इस्तेमाल की भी विश्वसनीय रिपोर्टें थीं। इन सभी को युद्ध अपराध माना जाता है। यूक्रेनी राष्ट्रीय पुलिस और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार इस अवधि में कीव ओब्लास्ट से 1,000 से अधिक नागरिकों के शव बरामद किए गए, जिनमें से लगभग 450 केवल बुचा में पाए गए। इन हमलों के पैमाने और प्रकृति ने बुचा को इस आक्रमण की क्रूरता का प्रतीक बना दिया है। यह एक मुख्य मामला है जो जारी युद्ध अपराध जांच में शामिल है, जिसे दुनिया देख रही है। खैर, यूक्रेन ने हर उस सैनिक के लिए अपना खुद का न्याय देना शुरू कर दिया है जो इसमें शामिल था। मार्जिनहीर की पहचान वास्तव में अप्रैल 2022 में ही कर ली गई थी और तब से ही उसे खत्म करने की योजनाएं चल रही थीं। वह बचने के लिए साइबेरिया भाग गया, लेकिन वह छुप नहीं सका। देखिए, कुछ दिन पहले यूक्रेनी एचयूआर ने उसे कैसे खत्म किया।
अब इसका एक और असर है जो व्लादिमीर पुतिन को तनाव में डाल रहा है। देखिए, यूक्रेन कुछ समय से इस तरह के ऑपरेशन कर रहा है और वे रूसी जनरलों, रूसी कर्नलों और रूसी अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। अब रूसी सेना के बारे में बात यह है कि यह ऊपर से नीचे तक बनी हुई है, तो वे इन अनुभवी जनरलों और कर्नलों पर बाकी किसी भी सेना से ज्यादा निर्भर रहते हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी अभियानों का मोर्चे पर बहुत बड़ा असर हो रहा है। जनरल बेन हेजेस बता रहे हैं कि यह मोर्चे पर कैसे असर डालता है। इससे बड़ी संख्या में सैनिकों को एक साथ हमला, गोलाबारी, समन्वय और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन में कठिनाई होती है। तो ये लक्षित हमले उसी का हिस्सा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है कि ये कमांडर जो नागरिक ठिकानों पर हमले करने का आदेश देने के लिए जिम्मेदार हैं, उदाहरण के लिए, या जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन यूनिट्स के लिए जो यूक्रेनी कैदियों को मार रही हैं, वे अछूत नहीं हैं। उन्हें उनके घर या जहां भी हों ढूंढा जा सकता है। और ये कुछ वही है जो मोसाद करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि यूक्रेन ऐसे काम करता रहेगा। ये न सिर्फ व्यावहारिक रूप से रूसी कमांड और कंट्रोल क्षमता को कमजोर करने के लिए है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी इन लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए है कि वे अजेय नहीं हैं। यूक्रेन में युद्ध अपराध करने वाले लोग अब डरे हुए हैं। इसकी एक वजह है, और इसकी वजह यह है कि यूक्रेन ने हर रूसी अपराध, हर रूसी अत्याचार को ट्रैक करने और दस्तावेज करने के लिए भारी मात्रा में संसाधन समर्पित किए हैं। फिर वे इन्हें सबके देखने के लिए प्रकाशित कर देते हैं, इससे पहले कि असली न्याय दिया जाए। अगर आप समझ रहे हैं तो इस रिपोर्ट को देखें। यह रिपोर्ट एक यूक्रेनी सैन्य विशेषज्ञ सेर्ही बर्सक्रांतनोव की है। मुझे लगता है मैं उसका नाम गलत बोल रहा हूँ, पर इसमें अच्छी जानकारी है। हमारे देश में कई संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण काम करती हैं, लेकिन कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रूस द्वारा यूक्रेनी लोगों पर के अपराधों का दस्तावेजीकरण किया जाता है? और यह बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है, क्योंकि हर युद्ध अपराध का एक नाम होता है। इसकी देखरेख एसबीयू के मुख्य जांच विभाग द्वारा की जाती है। अपराध स्थल से मिले सभी टुकड़ों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाता है और वे केस फाइलों में सबूत के रूप में काम आते हैं। यह एक बहुत बड़ा और जटिल कार्य है जिसे एसबीयू के कर्मचारी अंजाम देते हैं। जब मैंने पहली बार उस भूमिगत बंकर का दौरा किया जहां प्रबंधन इकाइयों में से एक स्थित थी, तो वहां हो रहे काम के पैमाने को देखकर मैं हैरान रह गया। उनके पास कंप्यूटर डाटाबेस हैं, फिर भी कर्मचारियों ने रूसी सेना की संरचना का बड़ा विजुअलाइजेशन फिर से बनाया। फोटोग्राफ, नाम, रैंक, पद, कमांड व नियंत्रण श्रृंखला। मैं फिर दोहराता हूँ, हर आपराधिक आदेश के पीछे एक खास नाम उपनाम होता है। निश्चिंत रहें, हम यूक्रेन वासी कभी न भूलेंगे न माफ करेंगे। विभाग युद्धबंदियों और नागरिकों की हत्या के मामलों पर विशेष ध्यान देता है। कई लोग सोचते हैं कि ऐसी चीजें रूसी सेना में आम सैनिकों के फैसले से की जाती हैं। नहीं, ऐसे आदेश ऊपर से सावधानी पूर्वक समन्वित किए जाते हैं और इन शीर्ष लोगों के भी नाम और पद होते हैं। अब यह आखिरी हिस्सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ कोई अफवाह नहीं है। असल में हमारे पास रूसी कमांडरों और सैनिकों के बीच युद्ध के मैदान में हुई इंटरसेप्टेड रेडियो कॉल्स का सबूत है। जमीन पर रूसी कमांडर साफ कहते हैं कि सबको मार दो। यह एक उदाहरण है, खुद सुनिए। दक्षिणी मोर्चे से पिछले नवंबर की यूक्रेनी ड्रोन तस्वीरें हार के बाद की भयावहता दिखाती हैं। झाड़ियों में छिपा रूसी यूक्रेनी के सिर में गोली मारता है। अब सभी को स्पष्ट कर दूं, आत्मसमर्पण कर चुके सैनिकों को मारना युद्ध अपराध है और रूस यह हर दिन कर रहा है। अब यह तरीका सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित नहीं है। रूस यूक्रेनी नागरिकों के साथ भी यही कर रहा है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इस दूसरी कॉल को सुनिए। अपना खुद का चुनो। चलो हिम्मत दिखाओ, अपनी बंदूकें चेक करो, ग्रेनेड तैयार करो। मैं अब योजना समझा रहा हूँ, तुरंत तैयार हो जाओ। तुम्हें सबको बिना भेदभाव मारना होगा। सभी को मार डालो, इसमें कोई शक नहीं। सबको बिना किसी भेदभाव के, हाँ बच्चों को छोड़कर। जो भी वहाँ बचा है उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। मेरा तुमसे लेना देना है। अंदर जाओ, अंदर जाओ।
अब पक्षी आ रहे हैं। ठीक है, यूक्रेन ने इन अधिकारियों में से कई की पहचान कर ली है और उन्होंने उनके नाम सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिए हैं ताकि उनमें डर पैदा हो सके। यह रिपोर्ट 2 हफ्ते पहले प्रकाशित हुई थी, बस देखिए। मोल्फार एजेंसी, जो एक यूक्रेनी खुफिया एजेंसी है, ने बूचा नरसंहार में शामिल कुछ रूसी सैनिकों की पहचान की है। पहला व्यक्ति है अलेक्जेंडर चेको। वह बुचा में मुख्य कमांडरों में से एक है जो सभी अपराधों के लिए जिम्मेदार है। यहाँ खुफिया एजेंसी ने नए साल पर उसके परिवार की तस्वीर पोस्ट की है। नीचे वह अपराध है जो उसने 2022 में किया था। अगला है आर्टेम कोर्डोवलियो। वह बुचा में 40 से अधिक अपराधों से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा सिर्फ 2 साल पहले उसे रूस में धोखाधड़ी के आरोप में वास्तव में गिरफ्तार किया गया था। रूस ऐसे लोगों को जेल से निकालकर मोर्चे पर भेजता है जहां वे युद्ध अपराध करते हैं। रूस लौटने पर वे फिर पुरानी आदतों में आ जाते हैं। कहां? यहाँ यूक्रेनी खुफिया सेवा ने उसके परिवार की तस्वीर और नीचे बुचा में किए अपराध की जानकारी पोस्ट की है। अगला आदमी अज़बेक उमुरबेको है। इस आदमी का उपनाम बुचा का कसाई है क्योंकि वह उस शहर में नागरिकों की सामूहिक हत्या का मुख्य अपराधी है। और उसके नीचे फिर से हमारे पास उसकी अपनी पत्नी के साथ डिनर करते हुए एक तस्वीर है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने उसे ढूंढा और उसके अपराध के साथ पोस्ट किया। अब यह आखिरी वाला, निकोलो सोविका। इस आदमी ने वास्तव में 2 यूक्रेनी नागरिकों को मार डाला जो बस वीडियो कैमरा पर पीछे से घूम रहे थे। यह तस्वीर उसने बुचा में नागरिकों की हत्या के बाद अपने परिवार के साथ ली थी। नीचे वही असली अपराध है जो उसने वीडियो में किया था, जिसे सीसीटीवी से रिकॉर्ड किया गया। इस अपराध की सही तारीख और समय हमारे पास है क्योंकि यह कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। अब मुझे यकीन है कि हम वह आखिरी वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि वह बहुत भयानक है और YouTube नहीं चाहता कि वह उनके प्लेटफॉर्म पर हो। मैं जानता हूं कि यह वीडियो हत्या पर केंद्रित है, लेकिन यही युद्ध की सच्चाई है और हर हत्या बुरी होती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मुझे लगता है कि यूक्रेन जो कर रहा है वह पूरी तरह से जायज है। जैसा कहा गया है, बिना न्याय शांति तानाशाही है। यूक्रेन को अपने नागरिकों के लिए न्याय पाने का पूरा अधिकार है जिनका रूसी सेना ने नरसंहार किया। मुझे माफ करें, लेकिन मुझे कुछ हिस्सों को सेंसर करना पड़ रहा है क्योंकि संपादकों को भी ऐसा करना होगा। लेकिन यह ऐसी चीज है जिसका हम सालों से YouTube पर सामना कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग हमारे वीडियो और कवरेज बिना सेंसर व विज्ञापन के देखना पसंद करते हैं। इसी वजह से हमने नया प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमने शुरू से बनाया है, इसलिए हमारे पास यह कोई पाबंदी नहीं है कि हम क्या दिखा सकते हैं और क्या नहीं दिखा सकते। हम कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ विज्ञापन दाताओं के अनुकूल कंटेंट बनाने के लिए। हम खबरों को बिना सेंसर किए कवर करना चाहते हैं और यही इस प्लेटफॉर्म को संभव बनाता है। ये आप लोगों के समर्थन से चलता है। अगर आप ये वीडियो बिना सेंसर देखना चाहते हैं तो basicsinsider.com पर साइन अप करें या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। हमारे पास ढेर सारा कंटेंट है जिसे साइन अप करके देख सकते हैं। हमारे चैनल और कवरेज को भी सपोर्ट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।